है गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, जो मेलाचल की जो मेरे हैंड नोट्स हैं उनको आप ऐसा करना, मैं पीडीएफ में दे दूंगा, आप उसको वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो आपके मेलाचल से आने वाला था वो आप पीडीएफ से जो मैं दूंगा आपकी मेरी हैंड रिटन राइटिंग में जो लिखा हुआ है वहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है। कोई डिफिकल्ट नहीं, वो बहुत ही आसान से लैंग्वेज में लिखा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, एक तो गोदान हो गया आपका, दूसरा मेलाचल, बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे हैं आपके वो यहाँ से जो इस पीडीएफ में आपको शॉर्ट नोट्स के ये जो आपका टाइप्ड पीडीएफ है इसमें आपको मैं बता दूंगा। इसकी रीडिंग अपन कर लेते हैं। आपका अपना जो पूरा MSD 3 का जो पूरा टॉपिक है वो मतलब पूरा पेपर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, धरती ने धन अपना, आपने देखा होगा पहले वीडियो में कि धरती ने धन अपना जो एक रचना है बेसिकली जो जगदीश चंद्र द्वारा लिखी गई है, जगदीश चंद्र द्वारा लिखी गई है। इसके ऊपर काफ़ी सारे बार क्वेश्चन पूछेंगे रिपीटेडली। तो इस वीडियो में आपको क्या करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे तो वो चीज़ें अपने के दिमाग में फिट हो जाएंगी और वो चीज़ें आपके कल काम आ सकेंगे, ठीक है। तो बेसिकली धरती ने धन अपना रचना किसकी, जगदीश चंद्र की, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये तो पॉइंट आपको लिखना ही है। बेसिकली रचना किस बारे में, पंजाब के क्षेत्र में दलितों के जीवन की त्रासदी और संघर्षों पर आधारित रचना है उनकी, एक उपन्यास है ये, ठीक है, ठीक है। नाउ इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन की धरती ने धन अपना के ज्ञाने और काली के प्रेम संबंध की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो धरती ने धन अपना में ज्ञाने और काली का प्रेम संबंध ग्रामीण जीवन, सामाजिक विषमता, मानवीय संवेदना का अत्यंत प्रभावी चित्रण है। यह प्रेम पारंपरिक भावभुक्ति पर आधारित नहीं बल्कि जीवन संघर्षों से उपजा सहज और स्वाभाविक प्रेम है। ज्ञाने एक श्रमजीवी, आत्मसम्मानी और दृढ़ चरित्र वाली स्त्री है, जबकि काली परिश्रमी, संवेदनशील और साहसी युवक है, ठीक है। यहाँ पे काली लड़की नहीं है, काली है लड़का, ठीक है, मतलब नायक, और जो ज्ञाने है वो लड़की है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, उल्टा सीधा मत कर देना इसको, ठीक है। ज्ञान एक श्रमजीवी, आत्मसम्मानी, दृढ़ चरित्र वाली स्त्री है, जबकि काली परिश्रमी, संवेदनशील और साहसी युवक है। दोनों का संबंध जीवन के कठोर यथार्थ से विकसित हुआ, इसलिए गहरा और आत्मिक प्रतीत होता है, ठीक है। प्रेम संबंध की व्याख्या अपन इसकी कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद में पढ़ेंगे कि काले ज्ञाने के प्रति न केवल आकर्षित है बल्कि उसके संघर्षों को समझकर उसके जीवन में सहारा बनता है। ज्ञानी भी काली में विश्वास, सुरक्षा और मानवीय अपनापन महसूस करती है। प्रेम का यह रूप सामाजिक बंधनों के विरुद्ध खड़ा है, क्योंकि ग्रामीण समाज में जाति, गरीबी और परंपराएं प्रेम को स्वीकार नहीं करती, ठीक है। आप इसको समझ पा रहे होंगे, कोई भी डिफिकल्टी नहीं इसमें। उपन्यास का सामाजिक संदर्भ इस संबंध को गहराई देता है। भूमि विवाद, शोषण, गरीबी से जूझते पात्र प्रेम को विलासिता की तरह नहीं देखते बल्कि जीवन शक्ति, मानसिक संबल के रूप में अनुभव करते हैं। ज्ञाने काली का प्रेम सामाजिक विद्रोह नहीं बल्कि जीवन की आवश्यकता पूर्ति है। क्या है ये, आवश्यकता पूर्ति, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ इसके बाद में अपन देखें तो उनका संबंध इस तथ्य को उजागर करता है कि मनुष्य की भावनाएं सामाजिक ढांचों से बड़ी होती है। अंततः यह प्रेम भारतीय ग्रामीण जीवन की कठोरता के बीच मानवीय कोमलता का प्रतीक है, ठीक है। उनका जो प्रेम है वो किसका प्रतीक है, मानवीय कोमलता का प्रतीक है, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो आपका बार बार पूछा गया धरती ने धन अपना के से रिलेटेड जो एक रचना है जगदीश चंद्र जी की, उनके रिलेटेड इस उपन्यास के बारे में आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा, आप इसको कल कर पाओगे, ठीक है। नाउ इसके बाद में सूखा बरगद का भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। सूखा बरगद जो रचना आपकी बेसिकली मोहन एहतशाम करके कुछ है ना, आगे उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा, वहाँ पे ये इनकी रचना है। ये बेसिकली क्या जो आपकी जो इसको अगर अपन देखें उसी से जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ वहीं चलते हैं इसके बारे में ना, जस्ट वेट ए मिनट। यस, सूखा बरगद के प्रतीक द्वारा मोह मुक्ति की स्थिति, ठीक है। तो बेसिकली ये रचना किसकी है, ये मंजूष एहतशाम का प्रसिद्ध उपन्यास है ये, ठीक है। इसमें क्या 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 किस चीज़ के बारे में बताया गया है इसमें भारतीय मुस्लिम समाज के अंतर्विरोधों, रूढ़ियों और स्वतंत्रता के बाद सामाजिक राजनीतिक मुद्दों का गहरा चित्रण होता है। ये एक कालजी रचना है, मतलब ये है कि ये आज भी प्रासंगिक है, ठीक है। मंजूर एहतशाम का प्रसिद्ध उपन्यास है ये, ठीक है। तो पहले अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको, उसके बाद में आप शॉर्ट नोट्स को आप रिवीजन के लिए रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो सूखा बरगद के प्रतीक द्वारा उपन्यास में मोह मुक्ति की स्थिति का विश्लेषण करना है, ठीक है। उपन्यास में सूखा बरगद एक सशक्त प्रतीक है। मोह मुक्ति यथार्थ बोध और जीवन के कठोर अनुभवों का दार्शनिक संकेत देता है। भारतीय संस्कृति में बरगद समृद्धि, स्थिरता और छाया का प्रतीक, लेकिन इसका सूखा स्वरूप बताता है कि आश्रय देने वाला स्तंभ भी कभी कभी असफल हो जाता है। आश्रय देने वाले स्तंभ भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। यह प्रतीक पात्रों की मानसिक अवस्था से गहराई से जुड़ा है। जब वे संघर्षों, अभावों और सामाजिक अन्याय के कारण मोहभंग का अनुभव करते हैं, तब सूखा बरगद उनके भीतर पैदा हुए खालीपन और टूटे विश्वासों का मूर्त रूप बन जाता है,
ठीक है। जीवन के कठोर यथार्थ की उस अनुभूति को दर्शाता है जहाँ व्यक्ति बाहरी सहारे से मुक्त होकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने को मजबूर होता है। ठीक है, बहुत ही सपाट चीज़ें लिखी हुई है, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा या फिर आपको पर्सनली में सेंड कर दूंगा, है ना। नाउ इसके बाद है कि सूखा वर्गद ये भी बताता है कि परंपराएं, विश्वास और सामाजिक रचनाएं, जस्ट वेट अ मिनट, परंपराएं, विश्वास और सामाजिक रचनाएं जो कभी स्थिर नहीं मानी जाती, खोखली हो चुकी है। ठीक है, हो चुकी है। पात्रों के सामने जब सच उजागर होता है तो वो देखते हैं कि जिन प्रतीकों पर वे भरोसा करते थे, जिन प्रतीकों पर वे भरोसा करते थे, समाज, परिवार, व्यवस्था, वे अब क्या हो गए हैं, निर्जीव हो चुके हैं। क्या हो गए हैं, निर्जीव हो चुके हैं। इस प्रकार सूखा बरगद मोह मुक्ति का प्रतीक इस अर्थ में बनता है कि पात्र भ्रमों से बाहर आकर यथार्थ को स्वीकारते हैं। यह प्रतीक जीवन दर्शन पर आधारित है। टूटन से जन्मी विवेकशीलता मनुष्य को मजबूत बनाती है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। रिपीट करोगे ना आप एक बार इसको दोबारा से, तो आपको ये चीज़ें बार बार से जो है रटने में आ जाएगी। ठीक है, नाउ मेलांचल का एक उपन्यास जो मैंने अपने नोट से आपको नहीं बताया, मैं आपको उसको अपने पीडीएफ में उसको अलाइन कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बट क्वेश्चन क्या है वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मेलांचल उपन्यास में अंचल और आंचलिकता का मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो मेलांचल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया है ना, आपको पता है। देखो, 2 क्वेश्चन प्रॉपरली वो जो क्वेश्चन आने वाले वही मैंने बताया आपको, है ना। इसमें 7-8 क्वेश्चन है जो आपको कल 2-3 क्वेश्चन में से देखने को मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन आपको गोदान और मेलांचल में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मेलांचल उपन्यास में अंचल एवं आंचलिकता का मूल्यांकन करना है। तो मेलांचल हिंदी आंचलिक उपन्यासों में श्रेष्ठ स्थान रखता है। मिथिलांचल के ग्रामीण जीवन, भाषा, संस्कृति, लोकगीत, उत्सव और सामाजिक समस्याओं का अत्यंत प्रामाणिक चित्रण है। अंचल केवल भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि वह मानसिकता, जीवन शैली और संघर्ष और लोक संस्कृति का समग्र रूप है। अंचल केवल भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि वह मानसिकता, जीवन शैली, संघर्ष और लोक संस्कृति का समग्र रूप है। उपन्यास की आंचलिकता का मूल आधार उसकी लोक भाषा है। क्या है, उसकी लोक भाषा उसका मूल आधार है। मिथिला की बोली, ईडियम्स, लोक कथाएं, कहावतें, रीति रिवाज और पूरे उपन्यास को जीवंत बना देते हैं। लेखक ने ग्रामीण राजनीति, जातिगत विभाजन, स्त्री जीवन, गरीबी और शोषण को बिना अतिरंजन के यथार्थ रूप में चित्रित किया है। ठीक है, ग्रामीण राजनीति किस तरह की, गाँव की राजनीति किस तरह की होती है, जातिगत विभाजन गाँव में कितना ज़्यादा होता है, महिलाओं का जीवन किस तरह का होता है, वो गाँव में ज़्यादा सबसे देखने को मिलता है। ठीक है, और गरीबी और शोषण तो गाँव में होता ही है। तो उसका यथार्थ जो नग्न रूप हो सकता है वो फणीश्वरनाथ रेणु ने रखने का प्रयास किया है। ठीक है, मेलांचल इस अंचल की सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यह व्यापार, मनोरंजन और सामाजिक जीवन का केंद्र है। मेले में किरदारों के विभिन्न व्यवहार, संघर्ष और भावनाएं अंचल की बहुआयामी संस्कृति को दर्शाते हैं। ठीक है, ना इसके बाद में अपन देखें तो उपन्यास का मूल्यांकन करते हुए कहा जा सकता है कि यह केवल अंचल का वर्णन नहीं बल्कि ग्रामीण समाज की गहरी संवेदनाओं, संघर्ष और मानवीय मूल्यों को साहित्यिक ऊंचाई देता है। आंचलिकता भारतीय ग्रामीण जीवन की आत्मा को पाठक तक पहुंचाती है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ना ये मेलांचल का आपका एक मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसको 3-4 बार पढ़ोगे ना तो मेलांचल पे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप तो तोड़ मरोड़ के लिख ही दोगे, और जो मैं अपने नोट्स दूंगा उसमें से आप देख लोगे, उसको एक बार रीड कर लेना, आपको मेलांचल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगी। तो आपका क्वेश्चन जो आपका आंसर होगा वो थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ बाण भट्ट की आत्मकथा से भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, तो इसका क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो 5 क्वेश्चन तो करने ही है, बट आप एडिशनली चाहे 5 करने तो आप 7 क्वेश्चन तैयार करके जाओ। 7 क्वेश्चन तैयार करोगे ना तो उसमें से 5 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा पहले तो लिखी किसने, ये लिखी है आपके हिंदी साहित्य के महान आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने लिखी। ये 1946 में प्रकाशित हुई थी। बौद्ध राजा हर्ष के समय की चित्रण करती है ये रचना। ठीक है, नाउ बाण भट्ट की आत्मकथा हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट कृति है क्योंकि आत्मकथानक और उपन्यासात्मक तत्वों का इसमें संयोजन है। इसमें बाण भट्ट अपने जीवन की घटनाओं को भावनात्मक और यथार्थपूर्ण शैली में प्रस्तुत करता है। ठीक है, भावनात्मक और यथार्थपूर्ण शैली में प्रस्तुत करता है। ठीक है, नाउ इसके बाद देखें तो आत्मकथात्मकता का प्रथम आधार क्या है। आत्मकथात्मकता का प्रथम आधार है लेखक का स्वयं को कथ्य का केंद्र बनाना। लेखक स्वयं को कथ्य का केंद्र बनाना। वह अपने जन्म, परिवार और बाल्यकाल में की गरीबी, पिता की मृत्यु, शिक्षा की कठिनाइयों, जीवन संघर्षों का विस्तृत वर्णन करता है। इन वर्णनों में भावनात्मक ईमानदारी दिखाई देती है। ठीक है, आत्मकथा विश्वसनीय बनती है। बात बेसिकली बाण भट्ट खुद अपनी आत्मकथा लिख रहा है, इस शैली में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उस चीज़ को लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, ईमानदारी दिखाई देती है। बाण भट्ट ने अपने चरित्र का आदर्शीकरण नहीं किया है। ठीक है, वह अपने द्वंद्वों, गलतियों और महत्वाकांक्षाओं को भी स्वीकार करता है। आत्मकथात्मक शैली पाठक को उसकी आंतरिक दुनिया से परिचित कराती है। कृति में सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा और दरबारी जीवन का चित्रण भी उसके व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़ा हुआ है।
भाषा में आत्मीयता, सरलता और सत्यनिष्ठता का भाव इसे और सशक्त बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार आत्मकथात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण है जो साहित्यिक सौंदर्य और ऐतिहासिक संदर्भों दोनों को समाहित करता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें पॉइंट मिल गए होंगे सारे के सारे कि ये रचना बेसिकली किस प्रकार की है, क्या जिक्र हो रहा है इसके रचना के अंदर। ठीक है ना, ठाकुर का कौवा कहानी का विश्लेषण जो करना है वो मैंने आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा खुद से। ठीक है, पुरस्कार कहानी की महामधुलिका की चारित्रिक विशेषताएं क्या है वो एक बार इसमें से पढ़ लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, 30 वाली कहानी की बार बार पूछा गया है इसके बारे में, तो अपन इसको पढ़ लेंगे एक बार। यहाँ पे समकालीन यथार्थ के संदर्भ में 30 कहानी का मूल्यांकन करना है। ठीक है, समकालीन यथार्थ के संदर्भ में 30 कहानी का मूल्यांकन करना है। तो आइए, तिरिच एक मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक कहानी है। ठीक है, आधुनिक समाज में व्याप्त भय, असुरक्षा, नैतिक पतन और हिंसा के माहौल को उजागर करती है। कहानी में तिरिच सांप केवल वास्तविक जीव नहीं बल्कि आधुनिक मनुष्य के भीतर लगातार सक्रिय भय है। तिरिच बेसिकली सांप है, एक सांप कैरेक्टर है। ठीक है, उसको तिरिच बोला गया। नायक जिस तिरिच को देखता है वह उसके मन में बसे आतंक, सामाजिक विसंगतियों, अविश्वास का रूप बन जाता है। ठीक है, यह कहानी बताती है कि भय अब बाहरी नहीं रहा, वह मनुष्य के भीतर स्थायी रूप से बच चुका है। समकालीन समाज में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, आर्थिक दबाव, सामाजिक तनाव, मानसिक अकेलापन लोगों की मानसिक शांति को नष्ट कर रहा है। कहानी इस विकृत वातावरण को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करती है। ठीक है, तिरिच एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति का पीछा करती रहती है, चाहे वह जाग रहा हो या सो गया हो। यह आधुनिक मनुष्य के लगातार असुरक्षित होने का संकेत है। आधुनिक मनुष्य के लगातार असुरक्षित होने का संकेत है। समझ गए होंगे इसका मूल जो इसका तिरिच कहानी में क्या लेखक ने लिखा है, वो आप इसमें जो चीज़ है वो समझ गए होंगे। इसके बाद इस वीडियो में आपको एक शॉर्ट में चीज़ मिलेगी, मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, आपको खुद ही इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो अपन ने 7-8 क्वेश्चन आगे डिस्कस करे हैं, इन्हीं का शॉर्ट नोट पॉइंटर फॉर्मेट में मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप यहाँ से खुद ही से ही पढ़ेंगे। ठीक है, इससे ताकि आपका थोड़ा सा जो है रिविजन भी वापस उन क्वेश्चन का हो जाएगा और पॉइंटर फॉर्मेट में आप उनको देख भी लोगे। ठीक है, सो ये आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, नाउ इसके बाद गोदान और मेलांचल की एक तुलना है जो आप नोट्स में पढ़ोगे तो आपको शायद उतनी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि गोदान और मेलांचल चूँकि दोनों ही उपन्यास आपके MSD 3 के अंदर है, MSD 03 के अंदर है, और ये मैं आपको अगर यहाँ पे बता दूंगा तो शायद आपको ज़्यादा मेमोराइजेशन उसमें हो पाएगा। ठीक है, नाउ इसको स्टार्ट करते हैं, फटाफट से रीडिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। इसमें क्या क्या है आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सामाजिक पक्ष देखने को मिलेगा जिसमें जाति समस्या, धर्म, गोदान में क्या है, मेलांचल में इसकी क्या स्थिति है वो देखने को मिलेगी। इसके बाद में आप देखोगे तो नारी की स्थिति क्या है गोदान के अंदर और मेलांचल में क्या है, अशिक्षा और अंधविश्वास मेलांचल में क्या है, गोदान में क्या स्थिति है, आदिवासियों की क्या स्थिति है गोदान में और मेलांचल में। इसके बाद लास्ट पॉइंट आपका आता है आर्थिक पक्ष देखेंगे गोदान और मेलांचल के एक साथ। इसके बाद राजनीतिक पक्षों को भी अपन देख लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से क्विकली इसको देखेंगे अपन। देखो, गोदान के अंदर जाति समस्या का विस्तृत रूप से अंकन हुआ है गोदान के अंदर भी, यहाँ पे भी जाति समस्या का विस्तृत रूप से अंकन हुआ है मेलांचल के अंदर। गाँव में तो जाति समस्या होती है। ठीक है, उच्च जातियों में निम्न जातियों के प्रति नफरत का भाव दिखता है। ठीक है, और भोज जैसे प्रसंगों को दिखाया गया है। विभिन्न जातियों में कितना अंतराल है। ठीक है, जाति समस्या का समाधान माता दिन और सीलिया के प्रेम संबंध की दिखाने की समस्या है। जातियों के एक दूसरे के प्रति दुर्भावनाएं यहाँ गोदान में ज़्यादा मुखर है। दलितों में उभरती आत्मसम्मान की चेतना सीलिया के परिवार के माध्यम से दिखती है। ठीक है, यहाँ दलित समाज आत्मचेतना यहाँ भी दिखने लगी है ना। ततमा टोली में होने वाली पंचायत, मरी हुई गाय को उठाने से मना करने का प्रसंग भी यहाँ आता है जो दलितों में चेतना की जागृति को दिखाता है। जाति का राजनीतिक इस्तेमाल गोदान में नहीं दिखता, संभवतः उस समय यह समस्या बड़े पैमाने पर उपस्थित नहीं थी। जाति का गलत इस्तेमाल गोदान जब लिखा गया तब नहीं थी, ये तो मेलांचल के समय तो ये चीज़ें होने लगी थी। जाति समस्या का कोई समाधान नहीं दिखाया गया। यहाँ जाति के राजनीतिक दुरुपयोग की समस्या व्यापक है क्योंकि इस समय विभिन्न जातियाँ राजनीतिक गोलबंदी करने लगी थी। ठीक है, टोपी पर जाति का नाम लिखवा लेना, जैसे बावनदास वाला जो है उस पर। ठीक है, और धर्म कैसे अंधविश्वास, धर्म के बारे में मेलांचल में क्या, इसमें गोदान में क्या लिखा गया, धर्म आदमी का शोषण कैसे करता है इस बात का विस्तृत अंकन है। जैसे कि होरी के पेट में धर्म की क्रांति है, गोबर के माध्यम से धर्म के शोषक चरित्र के प्रति विद्रोह की भावना दिखाई देती है। मेलांचल में धर्म किस तरह आता है, धर्म कैसे अंधविश्वास और शोषण फैलाता है, यह जोतकी काका के माध्यम से दिखता है, जोतकी काका के माध्यम से दिखता है, किंतु गोदान में कम है। ठीक है, इसके बाद धर्म के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे भूखे नंगे रहकर भजन करें तो हम भी देखें, ये एक कथन है जो आप लिख सकते हो अपने आंसर्स के बीच में। इसके बाद धर्म के संस्थापक पक्षों पर चर्चा नहीं की गई है, जैसे कि थोड़ी बहुत है तो पंडित मादातनी के रूप में है। यहाँ पे धर्म के संस्थागत पक्ष के निहित विकृतियों और शोषण को सविस्तार से दिखाया गया है। इसको मैं जूम करता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा।
संस्थागत पक्ष में निहित विकृतियों और शोषण को दिखाया गया है, ठीक है। मठ में जुड़ी विद्रूपताएं या कालीचरण के माध्यम से थोड़ा विरोध दर्शाया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आगे मूव करेंगे। नारी के बारे में क्या स्थिति है, स्त्री के बारे में क्या स्थिति है, इसके बारे में ध्यान देंगे। गोदान गोदान में स्त्री के प्रति समाज का नजरिया नकारात्मक है। बेसिकली यह दमड़ी बंसोर के माध्यम से दिखता है। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, ये कोई बात हुई? देखो कितनी सामंतवादी बात है ना ये, या फिर कितनी बैकवर्ड टाइप की बात है कि औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे। ये गोदान के अंदर का कथन है। ये मीनाक्षी देवी के माध्यम से लैंगिक शोषण के प्रति विद्रोह दिखता है यहाँ पे, ठीक है। नारी की क्या स्थिति है मेलांचल के अंदर? नारी के प्रति समाज का नकारात्मक नजरिया यहाँ पर भी है, भरपूर मात्रा में दिखा है। यहाँ पे क्या है? जोरू जमीन जोर का नहीं तो किसी और का। देखो, जोरू जमीन जोर का नहीं तो किसी और का, ये चीज़ यहाँ दिखती है। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो मेलांचल वाले आंसर में, ठीक है। नाउ अब अशिक्षा और अंधविश्वास, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा सा है, इसको आप देख लोगे, ठीक है। अशिक्षा और ऐसे अंधविश्वास के बारे में चीज़ें आप यहाँ पे इसमें से पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद आर्थिक पक्ष को देखें तो आर्थिक पक्ष में देखेंगे तो गोदान के अंदर खलियान का प्रसंग, खलियान के चित्रण में प्रेमचंद ने दिखाया कि कैसे किसान की पूरी फसल खेत में साहूकारों और जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती है। बेलाचल में क्या स्थिति है? बेलाचल में गरीबी व जहालत ही रोग के कीटाणु है। गांव में रोग के कीटाणु क्या है? बेसिकली गरीबी और जहालत। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद ने धीरे धीरे पूरे गांव की जमीन हड़प ली। नया तहसीलदार हरगोरी सिंह भी किसानों का वेद हक होने के बावजूद 100 रुपये प्रति बीघे की मांग रखता था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिखोगे तो ज़्यादा इम्पेक्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद राजनीतिक तो पूछा ही गया, गोदान में राजनीतिक पक्ष कैसा है, तो वो क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर होगा। मेलाचल में पूछ सकते हैं राजनीतिक पक्ष कैसा है गाँव में। भाई गाँव की राजनीति कहाँ पे दिखेगी? मेलाचल के अंदर। तो गाँव की राजनीति के बारे में पॉइंट यहाँ से मिलेंगे आपको, ठीक है। तो राजनीतिक पक्ष गोदान की बात करें सबसे पहले तो राजनीतिक प्रसंग है इसके अंदर बिल्कुल। नेतृत्व करने वाला लोग उच्च है। गोदान के अंदर नेतृत्वकर्ता कौन है? उच्च वर्ग, जैसे खन्ना या राय साहब हो गए आदि आदि, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन के वर्गीय चरित्रों को रेखांकित किया गया है। उभरता हुआ लोकतंत्र कैसे धनतंत्र बनता है, ये आपका गोदान में बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। इस पर मिर्जा खुर्शीद के माध्यम से व्यंग्य कराया गया है, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ये लाइन लिखनी इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। मेलांचल की बात करें कि राजनीतिक प्रसंग कैसे हैं इसमें, तो राजनीतिक प्रसंग मेलांचल में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सभी दलों और उनकी आंतरिक राजनीति का वर्णन रेणु ने किया है, जो मेलांचल को राजनीतिक उपन्यासों की परंपरा में भी सम्मान दिलाता है। मेलांचल में राजनीति का बहुत अच्छा वर्णन है इसमें, गाँव में किस तरह की राजनीति चलती है, ठीक है। राजनीति तथा विभिन्न दलों के बीच उभरता जातिवाद, अपराधीकरण भी सामने आया है। शहर के नेता भी यहाँ प्राय उच्च वर्ग के ही हैं, ठीक है। शहर के नेता भी यहाँ प्राय उच्च वर्ग के ही हैं। तो ये आपका मेलांचल और गोदान का पूरा विश्लेषण था। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा कल, ठीक है। और जब भी आपको थोड़ा यूँ लगे कि मेरे को मेमोराइजेशन में दिक्कत हो रही है, इस वीडियो को रिपीटेडली आप देख लो, एक दो बार देख लो, 2 बार भी मैं तो कहूँगा मिनिमम 2 बार देख लो, आपका सारा जो है आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। और आई होप यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, है ना। एंड थैंक यू सो मच। और आपको ठीक लग रहा है एफर्ट तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मेरी भी मेंटेन जो मनोबल है थोड़ा सा बढ़ सके कि चलो मैंने जो काम किया वो किसी के लिए फ़ायदे की चीज़ रही है। थैंक यू सो मच। टिल देन, जय हिंद।